मौलाना मोहन भागवत आरएसएस के सरबराह हैं, सर संचालक कहा जाता है उनकी इस्तिलाह में। उन्होंने एक यूनिक काम इस बार ये किया है कि मस्जिद और मदरसे का दौरा क्या है, और बड़ी चर्चा है मस्जिद क्यों गए, मदरसा क्यों गए, और लोग अलग अलग मतलब भी उसका निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी वजह से गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तहरीक का असर है। आपको क्या लगता है क्यों गए मोहन भागवत मस्जिद और मदरसा में? ये सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों गए। किसी और के दिल दिमाग में तो मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, और एक जवाब तो उन्होंने दिया जिन्होंने बुलाया था उनको। लेकिन मुझे दुख ये है कि मोहन भागवत जी पूरी दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के सरबराह हैं। आप गौर कीजिए कितना ऊंचा पद है उनका। हो सकता है हमें उनकी आइडियोलॉजी से पूरा इत्तेफाक न हो, ये अलग बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ को लीड कर रहा है वो शख्स। उन्होंने अपने कद को छोटा कर दिया। अगर उनको मिलना था मुस्लिम लीडरशिप से, तो मुसलमानों के जेन्युइन लीडरशिप, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास वो लेटर भेजते और उनसे कहते कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी शिकायतें सुनना चाहता हूँ, उसको दूर करना चाहता हूँ, और एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर अब वो बॉल आ जाती है मुस्लिम तंजीमों के कोर्ट में। वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, क्या होता। अब आप चुन रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसके लिए मैं कुछ ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। इतना ही काफ़ी है कि उधर से राष्ट्रपिता का आपको तमगा मिल गया, तो ये तो भाई कमाल है। ये तो फिर समझ में नहीं आता कि इस पाले के इर्द गिर्द भी यही टीम खेल रही है और पाले के इर्द गिर्द भी वही टीम खेल रही है, सिर्फ प्लेयर्स के यूनिफॉर्म में थोड़ा फर्क है। जिन्होंने राष्ट्रपिता का खिताब दिया, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने दो बात उसमें अहम बताया। उनका ये कहना था कि उनको गलत फहमियां थी मदरसों के ताल्लुक से या मस्जिदों के ताल्लुक से कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है ग़ज़वा हिंद, खिलाफत की तहरीक। तो हमने कहा चल करके देख लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि डायलॉग ज़रूरी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम 100 उलमाए किराम को इकट्ठा करने जा रहे हैं और उसमें मोहन भागवत साहब को बुलाएंगे। किसी बाखबर आदमी से पूछिए कि भारत के कौन कौन से बड़े बड़े मदरसे हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो पूरे मुल्क के मस्जिदों को इमाम दे रहे हैं, उलमा दे रहे हैं। कौन है जो कुरान के दर्स देते हैं, तफसीर लिखते हैं, इस्लाम की तशरीह करते हैं, फतवे जारी करते हैं, लोगों को मसाइल का हल बताते हैं। तो कौन सी नंबर पर इस मदरसे की नाम आएगा उस फहरिस्त में? वो आप ही दिल्ली में रहते हैं तो ज़रा मुझे मदद कीजिए। वो जो फहरिस्त बनेगी मदरसों की, तो वो किस नंबर पर इस मदरसे का नाम आएगा? मैं नहीं कहता कि उस मदरसे में नहीं जाना चाहिए, मगर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या वो बड़े बड़े मदरसे जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन मदरसों में जाते? और जिस मदरसे को टेररिज्म का सबसे बड़ा मरकज बताया जाता है दारुल देवबंद, वहां से शुरुआत करते तो बात समझ में आती। आप तो उस मदरसे में गए जहाँ उन्होंने एक छोटे से मदरसे से शुरुआत किया है। मदरसे वाले भी पहल कर रहे हैं, दारुल देवबंद, दारुल नदवा, अशरफिया मुबारकपुर, जामिया सल्फिया बनारस, खुद उनको दावत दें कि आप हमारे मदरसे में भी आइए। आपकी ये राय उन लोगों तक खुदा करे जल्दी पहुंच जाए, और उनका जो जवाब आपको मिले मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि ये शिकवा सही, जैसे एक और दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि अगर वो दारुल देवबंद से शुरू करते तो ज्यादा अच्छा था। आप भी वही कह रहे हैं, सब लोग, लेकिन उन्होंने इधर से शुरू किया। लेकिन क्या दारुल देवबंद को भी इनको एक कदम, मैं सच अपने ज़मीर को गवाह बना के कहता हूँ जी, सच बात है। पता नहीं किसने उनको ये मशवरा दिया। मोहन भागवत बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो इस वक्त मुल्क पर हुकूमत उनकी है, बल्कि मैं एक बहशत एनजीओ, सबसे बड़ी एनजीओ है उनकी। ये कोई मामूली काम नहीं है कि इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क में सबसे बड़ी एनजीओ चलाना। और कितनी उनकी शाखें हैं, मजदूरों की अलग, किसानों की अलग, विद्यार्थियों की अलग, टीचर्स की अलग। तो उनको चाहिए था कि अपने वक़ार का ख्याल रखते, आरएसएस की जो शान है उसका ख्याल रखते, और वाकई किसी बड़े इदारे। लेकिन बहरहाल चलिए, तरतीब अगर कुछ वो हो गई, अब भी मौका अच्छा है। अगर शुरुआत उनकी तरफ से हुई है तो वो फिर आगे बढ़ें और इन बड़े इदारों को, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को,
ملی کاؤنسل، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، ان سب کے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع کریں. بہت اچھی بات ہے. مطلب ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈائیلاگ ضرورت ہے ملک کی اس وقت؟ میں کبھی بھی ڈائلاگ کے مخالف نہیں، ہرگز نہیں. ڈائلاگ تو ہر مہذب انسان کا یہ فرض ہے. دو مہذب انسان آپس میں بات نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ بات چیت کرنی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن ہم لوگ ہر بات پہ متفق ہو جائیں، لیکن ملکوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں بات چیت سے. فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لوگ ان آکوپائڈ ایریاز کو فوجیں خالی کر دیتی ہیں مذاکرات کے بعد. تو یہ کیا ملک میں اتنی زبردست کمیونٹیز آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ دیکھیے اس وقت اگر جو مظلوم لوگ ہیں اگر وہ پہل کریں گے ڈائلاگ کی، جیسے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ڈر کر آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے. ہم قانونی طور پر اپنی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل ورک کر کے، خدمت خلق کر کے. آپ دیکھیے کورونا کے زمانے میں کیا مسلمانوں نے اس ملک کے پریشان حال لوگوں کے دکھ درد بانٹنے میں میجر رول پلے نہیں کیا؟ اس کورونا کے زمانے میں پیدل جانے والے مزدوروں کو کس نے کھانا کھلایا؟ کن لوگوں نے چاند ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کی خدمت کی، جنازے اٹھائے؟ غیر مسلم وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے مذہبی رسوم کے مطابق انہوں نے رسمیں ادا کی. کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے؟ اور اب یہ بات تو بہت دل توڑتی ہے اور امید کو کم کرتی ہے کہ مسلمانوں کی زبردست گرشت کے بعد ان کو کہا جاتا ہے